रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी G7 मीटिंग में इंडिया को इनवाइट कर सकता है। और उसने जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शायद ही जर्मनी इंडिया को G7 मीटिंग में इनवाइट करे, उस पर काफ़ी आशंका थी, तो उसको तुरंत ही जर्मनी ने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको इसकी पूरी इन डेप्थ डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या सीन हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया की G7 में, और पिछले सालों में G7 के साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, G7 समिट जून में होने वाला है और अभी तक जर्मनी ने इस पर कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि वो किस कंट्री को एज ए स्पेशल गेस्ट इन्वाइट करेगा कि नहीं। इंडिया पिछले 3 सालों से कॉन्सिक्यूटिवली इन्वाइटेड है G7 में, तो क्या ये चौथी बार ऐसा हो सकता था कि इंडिया को इनवाइट किया जाए या ना। इस पर अभी तक जर्मनी ने कुछ नहीं कहा था और अफवाहों में ये चल रहा था। अफवाहों में क्या, ब्लूमबर्ग जैसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स ने भी ये कहा था कि शायद ही इंडिया को G7 समिट में बुलाया जाए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक रशिया को कंडेम नहीं किया। ये सारी बातें तो जर्मनी ने क्लियर कर दी, बट अब इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इंडिया को सबसे पहले इनवाइट किया गया था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। अब उस टाइम तो ये चलो ग्रुप जी, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2009 में, तो मतलब ये रेगुलर नहीं था। और उसके 10 साल बाद 2019 में एक सिलसिला चालू हुआ जहां पर G7 समिट में इंडिया को रेगुलरली इनवाइट किया गया। और ये मोदी की भी पॉलिसी थी कि इंडिया को हर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अब इस प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो G7 को क्या नीड है कि वो इंडिया को इंक्लूड करे। अब G7 में जो कंट्रियाँ आती हैं ना, उनमें से कुछ कंट्रियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में, बट कुछ कंट्रियों का भी अपना इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो इंडिया से दूर रखना चाहती है G7 से। सिंपली एग्जांपल दे दो, फ्रांस काफ़ी इंटरेस्टेड है कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 को, ऐसे ही अमेरिका और साथ ही यूके। बट कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जैसे कनाडा एंड इटली और साथ ही जापान, ये नहीं चाहते कि इंडिया G7 का एज ए परमानेंट मेंबर बन जाए। क्यों, चलो बात करते हैं। कनाडा और इटली कोई खास इकोनॉमी नहीं है इंडिया के टक्कर में। अगर इंडिया वहाँ पर आ जाता है परमानेंट मेंबर तो उनकी डोमिनेंस बहुत कम हो जाएगी। और अगर जापान का इंटरेस्ट देखें तो जापान कहता है कि यार एक इकलौता एशियन कंट्री हूँ मैं, वहाँ पर अगर इंडिया आ जाएगा तो मेरी एशियन डोमिनेंस कहाँ जाएगी। ये थॉट है। फर्दर नेक्स्ट थिंग्स पे चलते हैं कि जर्मनी का क्या इंटरेस्ट है। तो जर्मनी है ना काफ़ी ज़्यादा अंगेंस्ट है इंडिया के हर स्टेप पे, बट यहाँ पर वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका और फ्रांस का फुल प्रेशर है उस पर और रहेगा। अमेरिका चाहता है इंडिया खड़ा रहे चाइना के खिलाफ। और यार देखो, आज के टाइम में अगर किसी भी ग्रुपिंग में इंडिया और चाइना ना हो तो उसकी डोमिनेंस वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, अब चाइना को तो ये कभी ले नहीं सकते क्योंकि वो डेमोक्रेसी है नहीं, बट पीएम मोदी ने खुद कहा यार कि इंडिया इज अ नेचुरल अलाय ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी शेयर करते हैं, एक ऐसी चीज जो सब में कॉमन है। और वेस्टर्न कंट्रीज क्या पुश करती है भाई, डेमोक्रेसी। फर्दर हम बात करें तो G7 काफी ज्यादा टैकल करने की कोशिश कर रहा है चाइना को, और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देखो तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G7 कंट्री ने क्या यूज किया, बिल्ड अगेन बेटर वर्ल्ड। तो ये जब G7 कंट्री लेके आई तो उनका मेन मकसद क्या था कि वो यार चाइना को कंटेन करे, और काफ़ी ज़्यादा वो सफल हो गए। क्यों, अब सारी देखो सारी कंपनियां कहाँ से निकल के कहाँ जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही है, इंडिया जा रही है, कहीं और जा रही है, लेकिन चाइना में वो नहीं रहना चाह रही। ये हुआ है किसकी वजह से, इंडिया इन G7। और हमें भी G7 की इंपॉर्टेंस पता है कि यार वो भी एक ऐसा वेस्टर्न इलाका है जो यार डिस्टर्ब कर सकता है किसी की भी इकोनॉमी को, जो हमने देखा है रशिया के साथ। तो इंडिया नहीं चाहता कि भाई G7 समिट हम मिस करें, और ना ही यूएस फ्रांस जैसी कंट्रियां कि G7 में इंडिया को इनवाइट ना किया जाए। ये थी पूरी स्टोरी। और अगर आपको क्या इसमें पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दिस इज़ फॉर टुडे।